हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है ऑप्टिकल रोटेशन या फिर पोलैरीमीटर। तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, ये हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि आगे की दो हेडिंग्स जो हैं, लॉरेंट्ज हाफ सेट पोलैरीमीटर और बाइक्वार्ट्ज पोलैरीमीटर, दोनों में इसका यूज होना है। तो उससे पहले जानना होगा कि ऑप्टिकल रोटेशन होता क्या है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें से अगर लाइट पास होती है तो लाइट के वाइब्रेशंस की डायरेक्शन को वो कुछ एंगल पर रोटेट कर देते हैं। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है ऑप्टिकल रोटेशन। और जो पदार्थ ऐसा शो करते हैं उन्हें कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, उन्हें कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब लाइट को रोटेट करने की जो सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी है, जो पदार्थों की प्रॉपर्टी है, उन्हीं को कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये सब पूरा प्रोसेस होता कैसे वो हम लोग समझ लें, तो उससे पहले हम लोग डायग्राम पे चलते हैं। तो ये डायग्राम है, यहाँ से सोर्स है, सोर्स से लाइट इस पे इंसिडेंट होगी। किसी भी सोर्स से जो लाइट है वो यहाँ कोई स्लिट बना दिया गया, स्लिट के बाद ये लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है। ये जो लाइट है फिलहाल वो है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट अब इंसिडेंट होगी इस प्रिज्म पर, जो है निकोल प्रिज्म। तो दो निकोल प्रिज्म लिया जाएगा, एक निकोल प्रिज्म है N1 और दूसरा निकोल प्रिज्म है N2। N1 जो फर्स्ट निकोल प्रिज्म है उसे कहा जाएगा पोलराइजर, क्योंकि ये अनपोलराइज्ड लाइट को, यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट अगर इसे लिखें तो लिख सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदलने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, उसे कहते हैं पोलराइजर। तो फर्स्ट निकोल प्रिज्म N1 जो है वो पोलराइजर का काम कर रहा है। अब इसमें से हमें कौन सी लाइट मिल गई, हमें मिल गई पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कैसे मिल रही है, ये पूरा प्रोसेस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब लाइट इस पे इंसिडेंट होती है तो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, दो बीम्स में स्प्लिट हो जाती है। एक बीम को कहा जाता है ई रे, दूसरे को कहा जाता है ओ रे। ऑर्डिनरी रे जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करते हुए यहाँ से बाहर हो जा रही है और हमें केवल एक ही ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे मिल रही है जिसके वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन है। और ये इस प्रकार से हमें मिल गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को चेक करने के लिए क्या करते हैं, आगे एक और निकोल प्रिज्म रखते हैं दूसरा, जिसका नाम है N2 और इसे कहा जाएगा एनालाइजर। दोनों को इस प्रकार प्लेस किया जाएगा कि दोनों का जो प्रिंसिपल सेक्शन है, इसका प्रिंसिपल सेक्शन ये और इसका प्रिंसिपल सेक्शन ये, दोनों का प्रिंसिपल सेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से जो लाइट पास करेगी कोई भी लाइट इसमें से पास नहीं कर पाएगी। दोनों का प्रिंसिपल सेक्शन परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी मिल रही है जीरो, कोई लाइट नहीं मिल रही है, नो लाइट। ये हम लोग बात पहले पढ़ चुके हैं कि निकोल प्रिज्म एज एन एनालाइजर। तो जब दोनों का प्रिंसिपल सेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर था तो वहां पे हमें कोई भी लाइट, आउटपुट लाइट का नहीं मिल रहा था, वहां पे जीरो इंटेंसिटी मिल रही थी। अब उसके बाद जब निकोल प्रिज्म को रोटेट किया जा रहा था धीरे धीरे, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही थी और दोनों का जब प्रिंसिपल सेक्शन पैरेलल हो जाएगा तो लाइट मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ हमें वहां मिल रही थी। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का प्रिंसिपल सेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से हमें कोई भी लाइट वहां नहीं मिल रही है। अब दूसरे कंडीशन में क्या किया गया कि इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बीच में, मतलब दूसरे दोनों निकोल प्रिज्म, पहला निकोल प्रिज्म N1, दूसरा निकोल प्रिज्म N2। पहला जो निकोल प्रिज्म है उसे कहा गया पोलराइजर और दूसरा जो निकोल प्रिज्म है उसे कहा गया एनालाइजर। एनालाइजर। तो इन दोनों के बीच में क्या किया गया कि किसी भी एक सब्सटेंस को रख दिया गया जो ऑप्टिकल रोटेशन को शो करता है। तो ऑप्टिकल रोटेशन को शो करता है, जैसे बाइक्वार्ट्ज क्रिस्टल इसी में रख दिया गया इस टाइप से। और ये इस प्रकार से कटा हुआ है कि इसका जो फेसेस है ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल है। तो इस प्रकार से क्वार्ट्ज प्लेट कट विद इट्स फेसेस पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस। तो ये क्वार्ट्ज प्लेट हो गया, इसे प्लेस कर दिया गया क्वार्ट्ज प्लेट। तो अब जो वाइब्रेशंस इस प्रकार से हो रहे थे, इस प्लेट को, क्वार्ट्ज प्लेट को रखने की वजह से कुछ एंगल इसमें रोटेशन हो गया, वाइब्रेशंस को ये रोटेट कर दिया गया। मान लिया गया
ये इस प्रकार से रोटेट हो गया, ये इस प्रकार से रोटेट हो गया, ये इस प्रकार से रोटेट हो गया। तो ये जो लाइट है वो कुछ ना कुछ वहां से कुछ एंगल पे रोटेट हो गई। रोटेट होने की वजह से अब जब लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है तो इसके एक्सिस के और मतलब इसके प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर इंसिडेंट ठीक ठीक नहीं पड़ने की वजह से कुछ ना कुछ लाइट की इंटेंसिटी हमें मिल रही है। जैसे कहा गया यहाँ से देखने पर, सर्कुलर स्केल से देखने पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ लाइट हमें मिल रही है। तो कुछ ना कुछ लाइट हमें वहाँ टेलीस्कोप या फिर किसी भी डिवाइस से देखने पे हमें लाइट मिल रही है। अब लाइट जब यहाँ मिल पा रही है तो मतलब कुछ ना कुछ ये लाइट के वाइब्रेशन जो थे अगर ठीक परपेंडिकुलर पड़ रहे थे, अगर ये इस प्रकार से ठीक परपेंडिकुलर पड़ रहे थे तो लाइट जरा सी भी इसमें से पास नहीं हो पा रही थी, जिसके वहां से हमें मिल रही थी जीरो इंटेंसिटी। अब लाइट थोड़ा बहुत रोटेट करने की वजह से इसमें से हमें कुछ ना कुछ लाइट की इंटेंसिटी मिल रही है। तो जब लाइट ये रोटेट हो गई, मान लिया गया ऐसे जा रही है तो लाइट जरा से भी पास नहीं हो रही है, ठीक दोनों का एक्सिस परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन अब जब ये रोटेट हो गया थोड़ा बहुत तो अब इसमें से लाइट पास कर जा रही है। अब इस स्थिति को मतलब फिर से हमें लाइट कोई ना मिले तो इसके जो प्रिंसिपल सेक्शन है उसे ठीक इसके परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर करने के लिए इसे क्या किया जाएगा, इसे रोटेट किया जाएगा, जिसे देखा जाएगा सर्कुलर स्केल से। तो इसे रोटेट कर दिया जाएगा और इतना रोटेट किया जाएगा, इस एनालाइजर को इतना डिग्री रोटेट किया जाएगा कि जो हमें बाहर लाइट मिल रही है उसकी इंटेंसिटी मिल जाए जीरो, मतलब यहाँ पर कोई लाइट ना मिले। तो कोई लाइट नहीं मिलेगा मतलब दोनों ठीक एक दूसरे के फिर से परपेंडिकुलर हो गए, और परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो ये चेक कर लिया जाएगा कि कितना एंगल इसे एनालाइजर को घुमाया गया। अब जितना एंगल भी उसे घुमाया गया होगा वही कहा जाएगा उसके लिए ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन हो गया कि जैसे बाइक्वार्ट्ज क्रिस्टल है या फिर NaCl है या फिर शुगर सॉल्यूशन है या टॉर्पेंटाइन है, इन सबको रखने के बाद लाइट जो है वो थोड़ा सा अपने वाइब्रेशंस की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दे रही है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्टिकल रोटेशन। और इसे मेजर करने के लिए डिवाइसेस का यूज किया जाएगा, उन्हें कहा जाएगा पोलैरीमीटर। तो ये पूरा हो गया फिनोमिना कि जब दोनों का प्रिंसिपल सेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर था तो हमें लाइट की इंटेंसिटी मिल रही थी जीरो। लेकिन इसमें किसी भी बाइक्वार्ट्ज प्लेट या किसी भी ऐसे क्रिस्टल को जो रोटेट कर दे रहा है उसे रखने से लाइट की इंटेंसिटी कुछ ना कुछ हमें मिल रही है। तो कुछ ना कुछ मिल रही है मतलब कुछ एंगल पे ये इसे रोटेट कर दे रहा है। तो जितने भी एंगल मान लिया गया थीटा एंगल पे ये इसे रोटेट कर दे रहा है तो ऑप्टिकल रोटेशन को क्या कहेंगे, थीटा एंगल। मान लिया गया ये थीटा एंगल इसे रोटेट कर दे रहा है। तो थीटा एंगल अगर रोटेट कर दे रहा है तो लाइट की इंटेंसिटी को जीरो करने के लिए हमें एनालाइजर को भी थीटा डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो जो थीटा डिग्री हमें मिलेगा वही कहा जाएगा ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब उतना ही लाइट अपने वाइब्रेशन से उतना ही रोटेट कर चुकी है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जिन सब्सटेंस में ये चीज पाई जाएगी, ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी, उन सब्सटेंसेस को कहा जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। तो इस बात को लिख भी दिए, द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस by a substance is known as optical activity and the substance is called optically active substance। इसका एग्जाम्पल है शुगर सॉल्यूशन, NaCl, टर्पेंटाइन एटसेट्रा, ये सब शो करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन। अब ऑप्टिकल रोटेशन में भी ये दो टाइप का ऑप्टिकल रोटेशन होगा। अगर इस प्रकार से अगर क्लॉक बना लिया जाए तो जो लाइट है इस प्रकार से अगर सीधे है तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, लाइट जो है अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो उस टाइप क्लॉक, ये 12 मान लिया लिख दिया गया, इधर अगर रोटेट कर रहा है मतलब दाहिने साइड में रोटेट कर रहा है, इसे कहेंगे राइट हैंडेड या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस। तो अगर जो रोटेशन है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो उसे कहेंगे राइट हैंडेड या डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस। अगर ये रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो उन्हें कहेंगे लेफ्ट हैंडेड या फिर लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस दो टाइप के होंगे, एक तो या तो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इस पूरी बात को यहाँ लिख दे रहे हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा। तो उसके आगे तो जो बात हम लोग समझे अभी उस बात को लिख ले रहे हैं कि व्हेन अ पोलराइजर एंड एन एनालाइजर
आर क्रॉस्ड नो लाइट कम्स आउट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक पोलराइजर और एनालाइजर को दोनों को क्रॉस कर दिया गया, दोनों के प्रिंसिपल सेक्शन परपेंडिकुलर कर दिए गए, तो कोई भी लाइट वहां पे बाहर हमें नहीं मिल रही है, कोई लाइट इमर्ज नहीं हो रही है। दूसरे केस में ये जो दूसरा वाला डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम हो गया। दूसरे वाले की बात करें तो इसमें क्या कहा गया कि व्हेन क्वार्ट्ज प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड, इन दोनों के बीच में मतलब N1 और N2 के बीच में, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एक क्वार्ट्ज प्लेट रख दिया गया। व्हेन अ क्वार्ट्ज प्लेट इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन N1 एंड N2, मतलब जो पहला निकोल प्रिज्म है पोलराइजर और जो दूसरा निकोल प्रिज्म है एनालाइजर, तो N1 और N2 कह दिया गया उन दोनों को। तो introduced between N1 and N2, then some light comes out, means plane of vibration of light rotates when passes through quartz, मतलब क्वार्ट्ज से जब ये पास हो रहे हैं तो लाइट के जो वाइब्रेशंस है वो रोटेट हो जा रहे हैं। तो अब उसके बाद रोटेट होने के लिए रोटेशन कितना होगा, इसके लिए ये बात डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, ये बात डिपेंड करेगी थिकनेस ऑफ क्वार्ट्ज प्लेट। इस बात को भी लिख दे रहे हैं। तो कितना ये रोटेशन होगा, ये डिपेंड करेगा ऑन द थिकनेस ऑफ क्वार्ट्ज प्लेट और दूसरा ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। बोल भी दिए हैं, लिख सकते हैं ये अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ये जो कितना रोटेशन होगा वो डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ क्वार्ट्ज प्लेट और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है। अब उसके बाद अगली बात कि ये जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा है, ये दो टाइप का होता है, या जो सब्सटेंस होते हैं वो दो, ऑप्टिकली एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले सब्सटेंस या पहला पॉइंट अगर पढ़ें तो द सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस प्रकार से क्लॉक बनाए थे, तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो इधर मतलब राइट हैंड साइड में, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, आर नोन एज राइट हैंडेड और डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस। और दूसरे द सब्सटेंसेस विच रोटेट प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। तो इस पूरी बात को इसी सेंटेंस में लिख देंगे कि द सब्सटेंसेस विच रोटेट प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस इन, इनके बाद क्या लिखेंगे, इनके बाद लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस आर नोन एज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर, इधर मतलब लेफ्ट हैंडेड, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहा जाएगा लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, या फिर उन्हें कहा जाएगा लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। तो ये था पूरा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, और ये जिस भी डिवाइस जिसमें यूज किया जाएगा, जिसमें मेजर किया जाएगा, उन्हें कहा जाएगा पोलैरीमीटर। ये सब बातें खत्म हुई। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है स्पेसिफिक रोटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।